नमस्कार दोस्तों, आज हम पेपर नंबर 10 के अंतर्गत फैमिली, कम्युनिटी एंड चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी पहली यूनिट है फैमिली डेफिनेशन, टाइप्स एंड इम्पैक्ट। जैसा कि जो टॉपिक है हमारा वो फैमिली का है और फैमिली क्या है इसके बारे में हम आज जानेंगे। फैमिली यह एक ऐसा समूह है जिसमें परस्पर लैंगिक संबंधों या जुड़ाव वाले बुजुर्ग, पति पत्नी तथा उनके बच्चे होते हैं, जो एक दूसरे से माता पिता, भाई बहन, भाई भाई, चाचा ताऊ या अन्य सीधे संबंध से जुड़े रहते हैं। जैसा हम देख रहे हैं कि परिवार जो हमारा जो होता है उसमें माता पिता और बच्चे होते हैं। एक शब्द यहाँ पे आया है लैंगिक संबंधों का। लैंगिक संबंध का मतलब ये है कि यौन संबंध के पश्चात, यानी कि शादी के बाद, हमारे भारतीय संस्कृति या किसी भी सभ्य समाज में शादी के बाद ही बाल बच्चों की बात की जाती है और ये यौन संबंध के पश्चात ही होता है। तो हम ये देखते हैं कि परिवार की जो बात कर रहे हैं उसमें बच्चे, माता पिता, भाई बंधु सब लोग शामिल होते हैं। नीचे एक शब्द है एडॉप्टेशन, ब्लड एंड मैरिज, जो परिवार की जो मुख्य आधार है। आप कह सकते हैं कि इसमें 3 रिलेशंस हैं। हालांकि जो परिवार में ये कहा गया है कि पति पत्नी हो और बच्चे हो और घर के अन्य सदस्य लोग हैं, जैसे कोई जो है एक दूसरे से रिलेशन में है, माता पिता, भाई बहनों के हैं, लेकिन इसमें अडॉप्ट करने की बात कही जाती है। अगर कोई परिवार जिसमें मेल और फीमेल है, अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, वो भी उस फैमिली का एक परिवार सदस्य हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि परिवार में ब्लड का, वैवाहिक का और एडॉप्टेशन का भी रिलेशन होता है। जैसा फैमिली शब्द है, हम अक्सर पर बात करते हैं, तो फैमिली लैटिन वर्ड के फैमिला शब्द से बना है, जिसका अर्थ है नौकर। प्राचीन काल में परिवार में ये कहा जाता है कि जो किसी भी परिवार के सदस्य होते हैं उसमें एक नौकर भी जो होता है वो भी एक परिवार का भी सदस्य माना जाता है। फैमिली की जो अक्षरशता हम बात करते हैं तो देखते हैं कि F फॉर फादर, A फॉर एंड, M फॉर मदर, I फॉर implying the, L फॉर love between dear, Y फॉर young। यानी कि माता और पिता का बच्चे के प्रति जो प्यार है वो एक साधारण शब्द में कह सकते हैं कि वो परिवार कहलाता है। यानी कि परिवार में माता पिता और बच्चे होते हैं, लेकिन साथ ही जो पहले हम स्लाइड में आपको बताया था कि जो अन्य लोग हैं, परिवार के अन्य लोग हैं, जिसमें बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, ताऊ हैं, ये सभी परिवार के एक सदस्य होते हैं। परिवार की परिभाषा मैकाइवर के अनुसार परिवार एक ऐसा समूह है जो बालकों के जन्म तथा पालन पोषण की व्यवस्था करने की दृष्टि से पर्याप्त रूप से उनकी संतानों के बीच पाई जाने वाली व्यवस्था से। आप देख रहे हैं कि मैकाइवर ने कहा कि यह एक व्यवस्था है जिसमें बच्चे के भरण पोषण और उसके जन्म की बात कही गई है। क्लेयर के अनुसार
जैसा कि आप देख रहे हैं, क्लियर ने कहा परिवार से हमारा तात्पर्य माता पिता तथा उनकी संतानों के बीच पाई जाने वाली व्यवस्था से। वो भेज दिया है मैंने आपको नंबर। अन्य परिभाषा के अनुसार मिल गया ना? परिवार बच्चों, पत्नी और पति से बनी हुई एक जैविक सामाजिक इकाई है। यहां पे ध्यान देने की बात है कि जैविक और सामाजिक, जैविक यानी बायोलॉजिकल और सामाजिक मतलब सोशल। जैविक से यहां संबंध ये है कि हमारा जो संतत है, जो संतान है, वो एक बायोलॉजिकल फिनोमिना के अंतर्गत घटित होने के पश्चात है, जिसमें मेल फीमेल के लैंगिक संबंधों के पश्चात प्राकृतिक रूप से बच्चे का निर्माण होता है जो इस धरती पर आता है। और चूंकि परिवार एक समाज की सबसे छोटी इकाई है, इसलिए परिवार समाज से बहुत ही क्लोज रिलेशन में रहता है। परिवार की विशेषताएं, परिवार की विशेषताएं, पहली विशेषता है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता से मतलब है यूनिवर्सलाइजेशन, यानी कि परिवार की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता यह है कि विश्व में हर जगह परिवार पाए जाते। मानव के जीवन में परिवार का एक बहुत इंपॉर्टेंट है और हर जगह पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल मानव में ही परिवार की बात कही जाती है, बल्कि यह पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं उनका भी एक परिवार, उनका भी एक परिवार होता है। जैसे मान लीजिए कि जंगल की बात करते हैं, जंगल में शेर का एक परिवार होता है, जंगल में भेड़िए का भी एक परिवार होता है। तो जितने भी जीव जंतु होते हैं उनके सब परिवार के सदस्य होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व में परिवार जो एक होता है वो पाया जाता है, जिसमें माता पिता, बच्चे और भी संबंधित रहते हैं। दूसरा पॉइंट है सामाजिक इकाई के रूप में। परिवार की जो है वो समाज की सबसे छोटी इकाई है, अर्थात हमारे समाज का जो निर्माण होता है वो एक परिवार के मिलने से ही होता है। और तीसरा है वैवाहिक संबंध। अगर परिवार की कल्पना की बात की जाती है तो एक सभ्य समाज में वैवाहिक संबंध के पश्चात ही संतान की उत्पत्ति होती है, जो एक परिवार की सबसे बड़ी विशेषता है। सबके लिए समान निवास है। सबसे बड़ी चीज है कि जो हमारा परिवार होता है, परिवार में सबके लिए एक कॉमन घर होता है जिसमें सब लोग निवास करते हैं और अपनी दिनचर्या को व्यतीत करते हैं। परिवार की अगली विशेषता है वंश नाम की एक व्यवस्था। हर एक परिवार का एक वंशावली होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। जैसा कि आप जानते भी हैं कि बहुत सारे राजघराने जो एक वंश परंपरा के अनुसार चला आता है। हालांकि राजघरानों की बात अलग है, बल्कि हर व्यक्ति का एक वंश नाम है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे की तरफ बढ़ता रहता है। जैविक इकाई के रूप में जीवन यापन। यहां जैविक इकाई के जीवन यापन में एक बात यह है कि जितने भी परिवार के लोग सदस्य होते हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल रूप से, सोशल रूप से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो अपने जीवन यापन के लिए जो काम करते हैं
वो सब एक भाव से करते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करने की कोशिश करते हैं। आर्थिक व्यवस्था में संलग्नता यानी कि परिवार के सभी सदस्य मिलजुल करके आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं। सामाजिक भूमिका का निर्वहन, चूंकि हम जानते हैं कि परिवार हमारा समाज का एक मुख्य और इकाई है, मुख्य भाग है, तो परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं वो समाज में उनकी बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। परिवार की एक अगली विशेषता है भावनात्मक आधार। भावनात्मक आधार से मतलब ये है कि बच्चे, परिवार में जो लोग सदस्य हैं वो आपस में प्रेम, स्नेह, प्यार, सुख दुख आदि भावनाओं से जुड़े रहते हैं। एक दूसरे को प्यार से, स्नेह से रहते हैं, प्यार करते हैं, स्नेह प्रदान करते हैं और इस प्रकार इमोशनली अटैच होते हैं। अगली विशेषता है व्यक्तित्व का विकास। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में परिवार की सबसे अहम भूमिका होती है। व्यक्ति के अंदर नैतिक गुणों का विकास भी परिवार से ही मिलता है। साथ ही अगला है केंद्रीय स्थिति। केंद्रीय स्थिति से यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि समाज जहां पे हम रहते हैं और जो समाज हमारा निर्मित है, उस निर्मित समाज में जो हमारा केंद्र बिंदु होता है एक परिवार होता है। यानी कि एक परिवार की स्थिति, एक परिवार की रहन सहन और एक परिवार का जो भी सभ्यता और संस्कृति है उस पर बहुत निर्भर करता है कि वो समाज कैसा निर्माण करता है। तो समाज का जो केंद्र बिंदु होता है वो हमारा परिवार होता है। अगला पॉइंट से असीमित उत्तरदायित्व। असीमित उत्तरदायित्व से मतलब ये है कि परिवार में जितने भी जो सदस्य हैं, जो उनको उत्तरदायित्व दिया जाता है वो अपने उत्तरदायित्व का सही से निर्वहन करते हैं, अपने काम को सही से करते हैं, जो समाज में एक अच्छी छवि प्रदान करती है। उस परिवार की एक विशेषता को बताती है कि फला परिवार अच्छे काम करते हैं समाज के। परिवार के प्रकार। परिवार को हम निम्नलिखित आधार पर विभिन्न भागों में बांट के हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला है संगठन। संगठन यानी, क्योंकि हम जानते हैं कि संगठन से यहाँ पे नंबर्स की बात की जा रही है और ये हमारा परिवार का जो संख्या के आधार पर या संगठन के आधार पर जो हमारा परिवार की बात कही गई है वो दो प्रकार की बात कही गई है, एकल और संयुक्त। जैसा एकल से हम बता सकते हैं, एकल मतलब ये है कि जो सिंगल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली। आज शहरीकरण, औद्योगिकरण के बढ़ते प्रचलन से हमारा जो प्राचीन काल से विशेष रूप से भारतीय संस्कृति में संयुक्त परिवार की बात कही जाती है, आज एकल परिवार की तरफ ज्यादा उन्मुख हो रहा है। एकल परिवार में माता पिता और बच्चे ही शामिल होते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सिंगल पेरेंट्स भी है और उसके साथ बच्चे हैं, वो भी एकल परिवार के ही अंतर्गत आते हैं। एकल परिवार के कुछ लाभ भी हैं, कुछ हानि भी हैं। लाभ में हम देखेंगे कि इसमें विशेष रूप से आर्थिक समस्याओं को लेकर की बात की जाती है और ऐसा देखा जाता है कि संयुक्त परिवार जब टूटता है एकल परिवार की तरफ तो उसमें आर्थिक समस्याओं को लेकर ज्यादा
वो रहती है, समस्या होती है। हर व्यक्ति की इच्छाओं का समय से या तुरंत जो है पूर्ति नहीं होती है, तो परिवार में विघटन की बात की जाती है। उसके बाद दूसरा है संयुक्त। संयुक्त परिवार से मतलब है जिसमें हमारे माता पिता, भाई बंधु, चाचा चाची इत्यादि रहते हैं। संयुक्त परिवार की सबसे बड़ी विशेषता है कि मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहता है वो सभी बच्चों को समान रूप से देखता है, चाहे ताऊ के बच्चे हैं, चाहे बड़े ताऊ के बेटे हैं या चाचा हैं, चाहे कजिन है, जो भी है एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं और एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखते हैं और आर्थिक सामाजिक रूप से भी एक दूसरे की मदद करते हैं। अगला है हमारा सत्ता। सत्ता के आधार पर परिवार की व्याख्या की गई है। सत्ता में एक पितृसत्तात्मक और दूसरा है मातृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक से यहां तात्पर्य है कि परिवार में पिता की ही सुनी जाती है, मतलब कोई भी समस्या आती है तो पिता के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है उसको माना जाता है। और यह लगभग हमारे आज के युग में भारतीय संस्कृति में पितृसत्तात्मक व्यवस्था की बात कही गई, लेकिन दूसरे में मातृसत्तात्मक की बात कही गई है। आज भी कहीं विशेष रूप से जो हमारे जनजातियां होती हैं जैसे नायर, गारो और खासी, इसमें मातृसत्तात्मक सत्ता होती है। जो परिवार का मुख्य केंद्र बिंदु होता है वो मातृ होती है, माता होती है। माता पूरे परिवार का पालन पोषण करती है और पिता घर में रह करके बच्चों की देखभाल करते हैं और उसमें माता की ही निर्णायक भूमिका होती है। अगला हमारा है आवास के आधार पर परिवार की व्याख्या। पहला है पति आवास, दूसरा पत्नी आवास, तीसरा नवीन स्थान, चौथा मामा के घर गमन। पति आवास। पति आवास के आधार पर यह हम कह सकते हैं कि जब शादी के पश्चात पत्नी पति के घर जाकर के रहती है तो वो पति के आवास पर रहती है, तो ये कहा जाता है कि ये पति का परिवार है। इसी प्रकार अगला है पत्नी आवास। जब पत्नी के घर पति रहता है या अन्य परिवार के सदस्य रहते हैं तो पत्नी आवास होता है। नवीन स्थान की बात करते हैं। पति और पत्नी जब किसी नए स्थान को चुनते हैं जहां पे अपना आवास बनाकर रहते हैं, वो स्थान और वहां पे ये परिवार जब बसता है तो वो नवीन स्थान पर आवासिक परिवार कहलाता है। साथ ही मामा के घर गमन। ऐसा देखा जाता है कि हमारे संस्कृति में जब कोई पत्नी अपने मायके में जाके रहती है, विशेष रूप से फर्स्ट डिलीवरी के समय कुछ दिन तक रहती है, तो वहां पे लोग बोलते हैं कि ये बिटिया का परिवार है। जब मतलब कि बच्चों के मामा के घर के अन्य सदस्य लोग बोलते हैं कि ये बिटिया के परिवार के हैं, और ये जब परिवार बच्चे अपनी मां के साथ फिर से पति के घर आ जाते हैं तो वो पति के घर आवास कहलाते हैं और वो परिवार वहां चला जाता है। इसी तरह वंश परंपरा की बात करते हैं। वंश परंपरा में एक पितृवंशी है, मातृवंशी। हर व्यक्ति का, हर परिवार का जो नाम है, जो ख्यात है, कहीं कहीं पैतृक उस चीज को जानते हैं, कहीं मातृवंशी जानते हैं। जैसे हमारे यहाँ लगभग जो भी वंशावली देखी जाती है वो पिता के
पक्ष से देखी जाती है। लेकिन बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो मातृवंशी होती है। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ ग्वालियर का सिंधिया, राजमाता सिंधिया का परिवार जो राजमाता के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ यानी कि महारानी का परिवार वो कहा जाता है। पितृवंशी में जैसा हम देखते हैं कि अभी हमारे पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश जहां पे कुछ सालों पहले शासक हुआ करते थे, यानी कि नेपाल नरेश की बात कही जाती है। तो नेपाल नरेश कहा जाता था, यानी कि उसमें पितृसत्तात्मक पितृवंशी होने की बात कही गई। इसी तरह काशी नरेश परिवार का जो काशी के राजा हुआ करते थे, तो पैतृक वंशावली उनकी भी चली आ रही है, जिससे उनका एक संबोधन किया जाता है। विवाह के आधार पर हम परिवार की बात कहते हैं, जिसमें ऐसा परिवार जिसमें एक पहला है एक पत्नी, यानी कि एक पत्नी हो, उसके आधार विवाह के आधार पर परिवार की व्याख्या है। दूसरा है बहुपत्नी, यानी कि एक पति हो और कई पत्नियां। आज भी हम देखते हैं समाज में, विशेष रूप से मुस्लिम समाज में, कि एक व्यक्ति को, एक पुरुष को कई पत्नियां रखने का अधिकार प्राप्त है, एक या एक से अधिक का। इसी प्रकार जो हमारे देश में जो जनजातियां हैं, नागा, वेगा एंड गोंड, ये भी, इसमें भी बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन है। अगला है बहुपति, यानी कि एक पत्नी हो और बहुत सारे उसके पति हो, तो उसको हम बहुपति परिवार कहा जाता है। विशेष रूप से हमारे जनजातियों में ये परंपरा पाई जाती है। हास, कोटा, कुसुम जनजाति समूह, ये आज भी बहुपति प्रथा चलती है। प्राचीन काल में हमारे महाभारत में भी ये बात कही गई है। जिसमें 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी जी की बात कही गई। इसी तरह आगे हम परिवार का एक आधार है जात समूह। जात समूह में एक सगोत्र है, दूसरा अगोत्र है। सगोत्र का मतलब है कि एक ही जात के अंदर एक ही गोत्र का व्यक्ति का जब पारिवारिक रिश्ता जुड़ता है तो वो सगोत्री हो जाता है। लेकिन अगोत्र में एक जात का दूसरी जात में शादी विवाह होने के पश्चात जो परिवार बचता है वो अगोत्री जात समूह का परिवार कहा जाता है। अगला हमारा परिवार का आधार है रक्त संबंधी। रक्त संबंधी में रक्त का समान गोत्र होना। आप देखते हैं विशेष रूप से कि मुस्लिम समाज में केवल खून का रिश्ता, मतलब कि दूध का रिश्ता नहीं होना चाहिए और आपस में वो लोग शादियां करते हैं, यानी कि मामा के लड़के लड़की, बुआ के लड़के लड़की, ताऊ के लड़के लड़कियों में आपस में भी शादी कर लेते हैं। लेकिन उनका जो गोत्र है वो समान ही होता है, यानी कि अपने ही खून में, अपने ही रक्त में उनकी आपस में शादियां होती हैं। इस आधार पर हम रक्त के समान गोत्र की बात कर सकते हैं, जो एक परिवार का आधार है। अगला है दाम्पत्य परिवार। दाम्पत्य परिवार में इसमें रक्त संबंध नहीं होता, यानी कि एक परिवार दूसरे परिवार से भिन्न होता है और वो शादी के पश्चात जो परिवार बचता है वो दाम्पत्य परिवार। परिवार के इम्पैक्ट ऑफ फैमिली, अगला जो हमारा पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ फैमिली का। इसमें हम देखते हैं
कि परिवार का किसी बच्चे पर क्या हो। इसमें पहला है मानसिक एवं सांवेगिक सुरक्षा। कोई भी बच्चा जब अपने परिवार में होता है तो वो स्वतंत्र होता है, उसे किसी प्रकार का मानसिक तनाव नहीं होता है, क्योंकि उसके हर प्रकार की सुरक्षा का एहसास होता है। विशेष रूप से अगर संवेग की बात कर रहे हैं, इमोशंस की बात कर रहे हैं, जैसे हंसना, खेलना, कूदना, सुख दुख, जो भी आप कह सकते हैं, गुस्सा, ईर्ष्या। अक्सर हम देखते हैं कि जब किसी बच्चे को परिवार में कोई भी व्यक्ति डांटता है तो दूसरा परिवार का सदस्य उसकी सुरक्षा में आ जाता है, उसके प्रोटेक्शन में आ जाता है, और इस प्रकार बच्चा वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और शांत हो जाता है। तो सबसे बड़ा चीज है कि किसी भी बच्चे के संवेग पर नियंत्रण, उससे की मानसिक स्वास्थ्य पर बनाने के लिए परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है। सहयोग की भावना, परिवार में हर व्यक्ति एक दूसरे की सहयोग की भावना से जुड़ा रहता है, जो परिवार के ही प्रभाव का अधीन है। शारीरिक संरचना, परिवार का किसी भी व्यक्ति के फिजिकल स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे परिवार का जो मुखिया होता है या परिवार के जो कमाने वाले लोग होते हैं, वो अच्छे से अपने पूरे परिवार को रखते हैं। और यहाँ सामाजिक संरचना से मतलब ये कि जिस परिवार में या जो परिवार अच्छे से अच्छा भोजन ग्रहण करता है, अच्छा पौष्टिक भोजन लेता है, तो उनके बच्चे भी स्वस्थ और सुखी होते हैं। तो इस प्रकार बच्चे के फिजिकल ग्रोथ में परिवार की बहुत महत्वता होती है। अगला पॉइंट से भाषा संबंधी भी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। किसी भी बच्चे के भाषा विकास में परिवार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे जो हमारे बच्चे का जो भाषा विकास का जो क्रिटिकल पीरियड होता है, अगर उस क्रिटिकल पीरियड में जिस तरह की भाषा बच्चे को सिखाई जाए, वही भाषा बच्चे में आ जाती है। जैसे अगर परिवार के सदस्य एक दूसरे से शांतिपूर्वक, मीठी एवं सभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उस संतान में भी वही भाषा झलकती है, वही भाषा ग्रहण करता है। लेकिन जहाँ पे असभ्य भाषा, असभ्यता की बात कही जाती, जो परिवार जिस परिवार में होता है, गाली गलौज की बात कही जाती है, तो उसमें भी बच्चे में भी वो भी लक्षण दिखने लगता है, जो कि अच्छी बात नहीं। विशेष रूप से हम श्रवण बाधित बच्चे की बात करते हैं। श्रवण बाधित बच्चा जो होता है, उसमें कुछ न कुछ बची विशेष क्षमता होती है सुनने की, और उस सुनने की जो क्षमता होती है, रेजिडुअल शेयरिंग जो होती है, उसका भरपूर प्रयोग करके बच्चे के भाषा एवं वाणी का विकास करने में परिवार की बहुत भूमिका होती है। यानी कि उस बच्चे से जितना अधिक से अधिक हम वर्बली बात करते हैं, वो बच्चा उसको ग्रहण करके अपने भाषा और वाणी का विकास करता है। सामाजिक मर्यादा, परिवार में एक सामाजिक मर्यादा है जिसको मेंटेन किया जाता है, जो परिवार से ही मिलता है। सहनशीलता, सहन करने की जो क्षमता, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी को कुछ कह देता है, तो उसको एक हद तक उसको सहन करके और प्रत्युत्तर दे, और अच्छे से दे, ये ना कि लड़ाई झगड़ा करे। और इसी प्रकार आगे बंधुता की बात कही गई, मिलजुल करके भाई बंधु के व्यवहार की तरह रखना। अनुकरण से है कि
परिवार के हर सदस्य एक दूसरे का अनुकरण करते हैं, अच्छाइयों का अनुकरण करते हैं, बुराइयों का अनुकरण करते हैं, तो ये भी परिवार के प्रभाव पर ही निर्भर करता है। स्वतंत्रता, परिवार में अगर किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलती है तो उसमें परिवार का बड़ा रोल होता है। आदर्श परंपरा, आइडियल, यानी कि हम ऐसा काम करें जो एक समाज में आइडियल बन के उभरे, जो एक परिवार से ही दिखता है। पवित्रता, इंपॉर्टेंट चीज है पवित्रता। यहाँ पे पवित्रता से रिलेटेड बात ये करना है कि मान लीजिए कोई बच्चा है जिसमें सिस्टर हैं, मदर हैं, फादर हैं, ताऊ हैं, सब लोग उस परिवार में रहते हैं जिससे भाई बहन रहते हैं। तो भाई बहन के जो रिलेशंस हैं उस पवित्रता को बनाए रखने में परिवार की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि परिवार के लोग ही उस बच्चे को बताते हैं कि ये हमारी बहन है, ये आपकी सिस्टर है, ये आपके भाई है। तो इसलिए इनके साथ एक सभ्य संबंध के साथ रहना है और प्यार मोहब्बत से रहना है। सकारात्मक दृष्टिकोण, परिवार का किसी भी व्यक्ति के सकारात्मक दृष्टिकोण पर प्रभाव पड़ता है। शांति और प्यार, स्वस्थ समाज का निर्माण, आर्थिक सुदृढ़ीकरण, एकत्व में विश्वास, अपने आप की भावना, नैतिकता, धर्म और संस्कृति का स्थानांतरण। यहाँ पे धर्म और संस्कृति का स्थानांतरण, जैसे कि कोई भी परिवार है वो किसी न किसी धर्म को, संस्कृति को मानता है। मान लीजिए कि कोई परिवार इंडिया से जा करके इंग्लैंड में बस जाता है तो वो अपने धर्म और संस्कृति का भी स्थानांतरण करता है, वहां पर भी जा करके अपने धर्म और संस्कृति के रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है। तो इस प्रकार वो धर्म संस्कृति का एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरण करता है। ईमानदारी और मिलजुल कर रहने की बात भी परिवार के प्रभाव में से ही होता है। धन्यवाद।